जैसे हाई लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में जो 3 सवाल आते हैं आपके मेंस के पेपर में, उसमें से 2 सवाल आपके बहुत इजी लेवल के होते हैं। कभी कभी वो एक सवाल बहुत अच्छे लेवल का डाल देते हैं। सीडीएस के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस पर, ठीक है। आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिल जाएंगे, और सीधा एसएससी सीजीएल के जो सवाल होते हैं चाहे सीडीएस को एनसीईआरटी की बुक से सीधे सीधे उठाए जाते हैं, या तो उनका थोड़ा बहुत डाटा चेंज होगा, कंसेप्ट एकदम सेम होता है। तो मुझे जो सवाल लगे हैं ऐसे कि वो आपके पेपर में आ सकते हैं, मैंने उनको पिक किया है। तो 27-28 क्वेश्चन है, ठीक। कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सीजीएल के और सीडीएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं। अब हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये भी सारे आपके बुक्स के ही सवाल है, मैंने कोई नया सवाल अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। हर एक स्टूडेंट को हर एक सवाल की अप्रोच जरूर देखनी है, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1। एसएससी मेंस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पेपर में आया है, सीडीएस के पेपर में आया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता हो और ये सवाल ना पूछा गया हो। क्लियर है? चलिए क्या है, 2 पॉइंट पी और क्यू आर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पे वाई की वैल्यू बड़ी एक्स की वैल्यू से एक बिल्डिंग के बेस से एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बेस से एक स्ट्रेट लाइन, उसमें 2 पॉइंट है पी और क्यू जो एक्स और वाई दूरी पर है, ठीक है। यदि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के, वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से हम बिल्डिंग के टॉप को देखें तो टॉप को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा वो आपस में क्या है, संपूरक कोण है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको बता रही, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, और आंसर आप देख सकते हैं, आंसर आपको एक्स और वाई की टर्म में बताना है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज यही ऑप्शन पेपर में थे। अब मुझे बताओ जो बिल्डिंग की हाइट होती है वो या तो मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। लेंथ हमेशा मीटर में होती है, इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। अगर लेंथ बिल्डिंग की मीटर में होती है तो एक्स भी मीटर में, भाई एक्स भी डिस्टेंस है, वाई भी डिस्टेंस है, तो दोनों मीटर मीटर में होंगी। तो एक्स इंटू वाई, तो ये आपका डिस्टेंस, ये तो यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। एक्स इंटू वाई, बिल्डिंग की लंबाई तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। अंडर रूट एक्स बटे वाई, एक्स भी मीटर में है, वाई भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये तो यूनिट लेस हो गया, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं आएगी, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब अंडर रूट वाई एक्स से वाई भी मीटर में है, एक्स भी मीटर में है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट आएगी नहीं, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। तो बिना पेन पेपर उठाए आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अंडर रूट एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है, एक्स भी मीटर में, वाई भी मीटर में, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, मीटर में लेंथ आएगी, तो ये आंसर पॉसिबल है। 3 आंसर आपके पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो सवाल सॉल्व हो गया आपका ऐसे ही वर्बली देखते ही। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में आएगा। हर बार पेपर्स में यही ऑप्शन आता है, और इसी तरीके से अंडर रूट एक्स वाई आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। अब मैं बताता हूं ये आया कहां से, इस पर क्या और सवाल पेपर में आया है वो भी, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज सिखाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मीटर है नहीं जिससे मैं डिसाइड करूं कि सवाल एसएससी लेवल का है, टफ है, ये पेपर में आएगा या नहीं। मुझे जो लगता है कि ये आएगा, जस्ट गो, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और तरीका मुझे सभी को मेरा पता होना चाहिए, एकदम जीरो से उठाता हूं हाई लेवल तक लेके जाता हूं। वो तरीका नहीं कि हम उठाएंगे तो जीरो से लेके 60% जो पेपर में आता है ना प्रीवियस से, वहां पे नहीं छोड़ता मैं, सब कुछ कराना मेरा पर्पस है। चलिए 2 पॉइंट है पी और क्यू, वो एक बिल्डिंग ये होगी, सपोज आपकी एक बिल्डिंग होगी, एक कांटा जो है ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपका एक बिल्डिंग। कोई दिक्कत इसमें? चल, दिस इज ए बिल्डिंग। अब ये हो गया बिल्डिंग का बेस, तो दिस इज द बेस ऑफ बिल्डिंग, और ये हो गया बिल्डिंग के बेस में एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया बिल्डिंग के बेस में एक स्ट्रेट लाइन। अब इस पर 2 पॉइंट हैं पी और क्यू जो एक्स और वाई डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट पी हो गया यहां पे और पॉइंट क्यू हो गया यहां पे, सही है। पॉइंट पी जो है कितनी डिस्टेंस पर है, बिल्डिंग के बेस से एक्स, जबकि पॉइंट क्यू जो है बिल्डिंग के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई। ये कितने डिस्टेंस पर है, वाई, ठीक है। y इज ग्रेटर देन x है, तो y की वैल्यू x से बड़ी, इसलिए पॉइंट Q को इधर बनाया, पॉइंट P को इधर बनाया, ठीक है। अब पॉइंट P और पॉइंट Q से बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो बिल्डिंग के टॉप को देखने पर ये एलिवेशन एंगल बना। अगर सपोज ये एलिवेशन एंगल थीटा है, तो पॉइंट Q से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो जो एलिवेशन बना है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है ऐसे 2 एंगल जिनका आपस में सब 90 डिग्री हो। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये बात सभी को समझ में। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए, बिल्डिंग की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट h, ये आपसे पूछे कि बिल्डिंग की हाइट h क्या है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये तो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री सवाल का अगर कंसेप्ट है तो आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। कुछ मत कीजिए, आपको छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, थीटा ट्रायंगल, इस एंगल थीटा के लिए h परपेंडिकुलर है, x बेस है। सो अगर मैं भाई यहां पे tan थीटा लगाऊंगा तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि h बाई x, h बटे x। इसमें किसी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल को जिसमें ये क्या है 90 माइनस थीटा ट्रायंगल को देखता हूं, तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए उसके सामने वाली हाइट h और बेस कितना है आपका y। तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर h बटे y, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर h बटे y। बताइए कोई दिक्कत इसमें? टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर h बटे y। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है, सभी को बात समझ में आई? चलिए अब देखिए टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। भाई टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो सभी को पता है कॉट थीटा होता है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। मुझे टेन थीटा के लिए पता है, मुझे कॉट थीटा के लिए पता है। अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, बराबर ये कितना आ जाएगा इधर h बटे x इंटू h बटे y, सही है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, h बटे x इंटू h बटे y। तो यहां से h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये h स्क्वायर बराबर x y। तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट x y। तो स्मॉल h कितना आ गया आपका, अंडर रूट x y। और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन है, h बराबर अंडर रूट x y। इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये,
क्लियर है? देख सकते हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आसान सा सवाल है, h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। सही है। अब पेपर में एक बार ये सवाल आया था कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बेस से कोई पॉइंट पी 9 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है? कोई डाउट? और पॉइंट पी से 7 मीटर बिल्डिंग से दूर की ओर, पॉइंट पी से 7 मीटर, पॉइंट पी से भी 7 मीटर दूर की ओर, बिल्डिंग से दूर की ओर एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। और पॉइंट पे पॉइंट क्यू पे जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं बिल्डिंग के टॉप के वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बिल्डिंग की हाइट बताइए h। तो अगर आपको पता है कि h बराबर हमेशा रूट एक्स वाई आना है, तो x तो दिख रहा है आपका 9, लेकिन y जो होगा वो 7 नहीं होगा। y जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है बेस से पॉइंट क्यू की, तो बेस से पॉइंट क्यू की कंप्लीट डिस्टेंस 9 + 7 16 हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 12, h बराबर आ जाएगा 12 मीटर, 9 × 16, 16 में 144, h कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर। क्लियर है? तो ये आपका सवाल हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान और पेपर के लिए, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए या फिर प्री के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। गौर से देखना, इन टाइप के सवालों का इलाज करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत बढ़िया मैंने आपको ट्रिक बताई क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी on a line leading to foot of tower are 30, 45 and 60 respectively, then find the ratio of AB ratio BC। आसान सा सवाल है कि अगर आपके पास एक टावर है, सपोज आपके पास दिस इज ए टावर, एक टावर हो गया। अब टावर का ये हो गया फुट, टावर के फुट में ये हो जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया टावर के फुट में एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? कोई डाउट? अब स्ट्रेट लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर सपोज आपके 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट आपका ये सी हो गया, ए बी सी 3 पॉइंट। अगर मैं इन तीनों पॉइंट से टावर के टॉप को देखता हूं तो ये बनेगा इस तरीके से, पॉइंट बी से देखूंगा तो ये हो जाएगा, और पॉइंट सी से देखूंगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, इतना तो पता है, और पॉइंट ए बी सी से टावर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है 30, 45, 60 है। 30 डिग्री सबसे छोटा एलिवेशन एंगल था, इसलिए मैंने पॉइंट ए सबसे दूर की तरफ बनाया। तो ये भी तो देखना है कि पॉइंट ए बी सी की लोकेशन क्या है, क्योंकि पॉइंट ए से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री था, इसलिए पॉइंट ए सबसे दूर होगा। फिर पॉइंट बी जो है उसका एलिवेशन एंगल 45 है, तो ये हो जाएगा। पॉइंट सी से एलिवेशन एंगल सबसे ज्यादा है, तो बिल्डिंग के सबसे नजदीक होगा, और ये आपका एंगल एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला एलिवेशन एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है? आपसे पूछा है एबी से बीसी की लेंथ का रेशियो होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में केवल पेपर में एबी से बीसी की लेंथ का रेशियो आए। जाहिर सी बात है कि एबी की लेंथ देके वो ये लेंथ पूछ सकता है, बीसी की लेंथ देके ये पूछ सकता है, दोनों का सम देके कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? दोनों के डिफरेंस पूछ सकता है, ये लेंथ देके कुछ भी पूछ सकता है। आपको सारे रेशियो अगर पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक, तो रेशियो आपको सीखना है। अगर मैं सपोज पॉइंट पी और पॉइंट क्यू मानता हूं, बेस पी है, टॉप क्यू है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, बेस्ट मेथड वो ये है कि बिल्डिंग के पास वाली ये जो डिस्टेंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमेशा इसको 1 यूनिट मान लीजिए, हमेशा इसको क्या मान लीजिए, 1 यूनिट मान लीजिए। क्लियर है? इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमेशा 1 यूनिट मान लीजिए। अब छोटे वाले ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, इस वाले 60 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस कीजिए। 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3 यूनिट। 60 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3 यूनिट। 60 डिग्री के सामने डिस्टेंस होगी √3 यूनिट। क्लियर है? नाउ अगर मैं ये 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करूं, 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो 45 के सामने √3 यूनिट है, तो बताओ बी से सी तक की दूरी क्या √3 यूनिट नहीं होगी? बी से सी तक की दूरी क्या √3 यूनिट नहीं होगी? सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? अगर मैं 30 डिग्री ट्रायंगल पर फोकस करूं तो ये आपका 30 डिग्री ट्रायंगल है, इस 30 डिग्री ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो जाहिर सी बात है 60 है, 60 के सामने √3 का भी √3 टाइम्स, यानी कि ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस ए से पी तक की क्या 3 यूनिट नहीं होगी? बताओ मुझे। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहाँ पे? 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 टाइम्स कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी? 3 यूनिट होगी। इतनी सी बात है, सभी को समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछा है कि एबी से बीसी की लेंथ का रेशियो, एबी से बीसी की लेंथ का रेशियो बताइए। अब एबी मतलब ये कांटा डिस्टेंस, ये कांटा डिस्टेंस देखिए, ए से पी तक पूरी कंप्लीट डिस्टेंस 3 है, बी से पी तक √3 है, तो एबी कितना हो जाएगा, 3 - √3 हो जाएगा। ए से बी तक की लेंथ 3 - √3 यूनिट नहीं हो जाएगी? सभी को समझ में? अब चाहिए मुझे बीसी, बीसी मतलब ये वाली कांटा डिस्टेंस, देखिए बी से पी तक कितना है, √3 है, √3 है, सी से पी तक कितना है, 1 है, तो मुझे बताइए क्या बी से सी तक √3 - 1 नहीं हो जाएगा? बी से सी तक क्या हो जाएगी डिस्टेंस, √3 - 1 नहीं हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है, बी से सी तक √3 - 1। नाउ अगर मैं ऊपर से क्या कॉमन लेता हूं, √3 कॉमन लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा √3 - 1, क्योंकि ऑप्शन भी तो मैच कराना है ना, ऑप्शन ये है नहीं, ऊपर से √3 कॉमन लिया तो √3 - 1 बचेगा, नीचे √3 - 1 है, तो काट देंगे, कैंसिल आउट होगी, कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या पूरा का पूरा √3। सो एबी से बीसी की लेंथ का जो रेशियो आएगा ना भाई, वो आएगा आपका √3। फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, और कोई भी सवाल आपका एक लाइन से इस तरीके से ज्यादा का नहीं है। बहुत ही अच्छा लॉजिकल और प्यारा सवाल है, एसएससी मेंस का है, मतलब मेंस में आ सकता है। ठीक है, अभी तो नहीं आया पर आएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आसान से सवाल है। ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड से सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया तुम्हारा एक टावर, तो ये बना देता हूं मैं एक टावर सिंपल सा, दिस इज ए ब्यूटीफुल टावर। अब टावर का ये हो गया बेस, टावर का ये हो गया बेस, तो टावर के बेस से कितनी दूरी पर, 160 मीटर की दूरी पर, टावर के फुट से ये ले आए हम 160 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट, सपोज पी पॉइंट ले आए, तो ये डिस्टेंस जो है भाई आपकी, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 160 मीटर। सही है, ये यहां से यहां तक की दूरी 160 मीटर। अब इस 160 मीटर से, हाँ ये कोई पॉइंट है, ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर।
अब टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी से ये जो टावर का टॉप है, इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल सपोज थीटा है। कितना एलिवेशन एंगल सपोज थीटा है। क्लियर है? इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। एलिवेशन एंगल कितना है टावर के टॉप का? थीटा। अब ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स टावर की तरफ 100 मीटर चलने पर द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस बिफोर। ये पाएगा कि अब जो टावर है कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 गुना एंगल सबटेंड करता है। तो पॉइंट पी से हम 100 मीटर चले टावर की तरफ, तो 100 मीटर की तरफ चलते रहे सपोज यहां पे आगे पॉइंट क्यू पर, इस पर आगे पॉइंट क्यू पर, और पॉइंट क्यू पर हमने ये पाया कि अब ये जो टावर इस पॉइंट क्यू पर डबल एंगल सबटेंड करता है, ट्वाइस यानी कि थीटा की जगह कितना? 2 थीटा। 2 थीटा एंगल ये बनाता है। क्लियर है? 2 थीटा एंगल बनाता है। तो बताइए हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट आपसे पूछिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा सवाल है। अब देखिए यहां पे करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे tan थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मुला भी लगा सकते हो, इवन डाटा भी थोड़ा टफ किया जा सकता है। ठीक है? तो मैं इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा कि अगर देखिए पूरा कंप्लीट डिस्टेंस 160 मीटर है, ये 100 मीटर, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या? 160 माइनस 100 60 मीटर होगी। डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये 60 मीटर होगी। क्लियर है? कितनी होगी? 60। 100 प्लस 60 160 हो गया ना। मुझे चाहिए टावर की हाइट, मुझे चाहिए टावर की हाइट यानी कि मुझे डिस्टेंस h चाहिए, h चाहिए। क्लियर है? तो मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करना है। ये 60 मीटर, ये हाइट h है। क्लियर है? तो अब अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं थीटा 2 थीटा का कांसेप्ट, यदि मैं इसको सपोज ये पॉइंट आर है आपका, ट्रायंगल PQR को देखो, ट्रायंगल PQR ये एंगल 2 थीटा एंगल थीटा है, तो क्या ये इंटीरियर एंगल ये भी तो थीटा होगा? अगर एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है तो एक्सटीरियर की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये थीटा तो ये थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा हो गया। अगर ये 100 मीटर है डिस्टेंस, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर ये 100 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये डिस्टेंस भी तो 100 मीटर होगी, ये डिस्टेंस भी तो 100 मीटर ही होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस भी 100 मीटर होगी ना। ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो ये एंगल कितने का? 90 डिग्री का। तो 10 6 8 ट्रिपलेट होता है, तो 100 60 80 भी ट्रिपलेट होगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से टावर की हाइट कितनी आ जाएगी? 80 मीटर, 80 मीटर, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डाउट इसमें? सिंपल सा सवाल था, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। यस, सवाल नंबर 4 बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका वेरिएबल में दे रखा है, ए और बी में। हो सकता है कि सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आ जाए। मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्वेश्चन कराया भी है शीट 1 में। गौर से देखेंगे, ए टावर ऑफ हाइट बी सबटेंड्स एन एंगल एट ए पॉइंट ओ ऑन द लेवल ऑफ द फुट ऑफ द टावर एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखिए बहुत ही आसान सवाल के हिसाब से, पहले ये हो गया आपके सामने टावर। ठीक है, ये हो गया टावर और ये हो गया टावर का फुट। क्लियर? टावर के फुट से ए मीटर की डिस्टेंस पर, ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया टावर के फुट से ए मीटर की डिस्टेंस पर, तो ये स्मॉल ए हो गया। कोई पॉइंट है सपोज आपका पी, कोई पॉइंट है सपोज आपका पी। क्लियर? और टावर की हाइट है कितनी? बी। टावर की हाइट है बी। समझ में आया सभी को? तो ये जो टावर है इस पॉइंट पी पर कोई एंगल बनाता होगा। सपोज ये एंगल जो है कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। थीटा। कोई डाउट इसमें? ए टावर ऑफ हाइट बी सबटेंड्स एन एंगल एट ए पॉइंट ओ, एट ए पॉइंट ओ, इसका नाम पीक नहीं है, ओ दिया है, एट ए पॉइंट ओ ऑन द लेवल ऑफ द फुट, फुट के लेवल पर, और जो ए मीटर के डिस्टेंस पर है टावर के फुट से। ठीक है, इफ ए पोल माउंटेड ऑन द टावर आल्सो सबटेंड्स एन इक्वल एंगल एट ओ। अब इस टावर के ऊपर एक क्या है आपका? पोल भी है, पोल भी है, एक पोल है, एक टावर है, टावर के ऊपर सपोज एक पोल है आपका, ये रहा एक पोल। क्लियर? इस टाइप से ये पोल हो गया, और ये जो पोल है ये भी इस पॉइंट ओ पर सेम एंगल थीटा बनाता है। क्योंकि अगर पॉइंट ए से यदि मैं इसको मिलाऊं, पोल के टॉप को इस तरीके से, अगर मैं पॉइंट ओ से पोल के टॉप को मिलाऊं, तो ये जो है पोल जो है यहां पे, ये एंगल ये भी थीटा ही सबटेंड करता है, ये एंगल भी थीटा। मतलब टावर भी ओ पे थीटा एंगल बना रहा है और ये पोल भी इस पे पॉइंट ओ पे थीटा एंगल बना रहा है, दोनों सेम एंगल थीटा सबटेंड करते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछा हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट क्या है? पोल की हाइट मतलब सपोज ये डिस्टेंस में x मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस x ये आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस x ये आपको निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखिए थीटा थीटा का कांसेप्ट दिखाई दे रहा है, और तो कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आप ए बी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान ले, वहां से सॉल्व करें। ठीक है, पर ए बी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको थोड़ा दिमाग से लेनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे एक तरीका मेरे दिमाग में आता है कि अगर यहाँ पे थीटा थीटा दिख रहा है तो थीटा 2 थीटा दिख रहा है मुझे। अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस करूं, इस वाले को जिसमें एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल है थीटा एंगल, थीटा के लिए बी बेस है, ए क्या है तुम्हारा? सॉरी बी परपेंडिकुलर, ए बेस है। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? बी बाई ए, परपेंडिकुलर बटा बेस। क्लियर? लेकिन अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल फोकस करूं, कंप्लीट ट्रायंगल में, तो ये एंगल थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है। इस एंगल 2 थीटा के लिए सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो बी प्लस एक्स परपेंडिकुलर और ए बेस हो गया। तो tan 2 थीटा कितना हो गया? tan 2 थीटा हो गया आपका बी प्लस एक्स बाई ए, बी प्लस एक्स बाई ए। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में? लेकिन tan 2 थीटा जो दे रखा आपका b प्लस एक्स बटे ए, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा मतलब b बाई ए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये आने वाला है रिजल्ट। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा है बात। अगर मैं ए की यहां पे गुणा कर दूं तो b प्लस एक्स, देखिए यहां पे अगर ए की गुणा करूंगा तो जाहिर सी बात है ए से कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2b और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है? अगर हम यहां पे a से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2b बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। a स्क्वायर को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है ना। x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस माइनस b, b को उधर जाकर घटा देंगे, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 2b a स्क्वायर
2ba² बटे a² माइनस b² माइनस b। क्लियर है? सिंपल सी बात है, a² माइनस b² और ये b। क्लियर है ना? x बराबर क्या जाएगा भाई? 2ba² माइनस a² माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का b³ क्लियर है? और बटे a² माइनस b², बटे a² माइनस b²। समझ में सभी को? बटे a² माइनस b²। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे x बराबर ही बचेगा क्या? 2ba² में से आपका ये a² भी कट जाएगा तो a² बचेगा ना, a² प्लस b³ बटे a² माइनस b²। क्लियर है? कोई डाउट? तो ऊपर से आपका b कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a² प्लस b² और नीचे आ जाएगा आपका, सिंपल सा था, थोड़ा सा इसमें आपको बस मॉडिफाई करना है, और नीचे बच जाएगा a² माइनस b², तो b इंटू a² प्लस b² बटे a² माइनस b², यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान है। तो इस टाइप के सवालों को आपको इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है? क्लियर है? ये सब जो स्टेप है आपको माइंड में सोचने हैं। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5। यस, सवाल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखना। एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है। आपको बहुत सारी बुक्स में सवाल मिल जाएगा, लेकिन बुक्स में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको वेरिएबल में मिलेगा, एबीसी करके। मैंने उसको क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू में डाल दिया है, क्योंकि एसएससी में शायद न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही वो सवाल बना के देंगे, अगर देंगे तो। ठीक है? चलिए गौर से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An object is observed from 3 points ABC in horizontal line passing through the base of object। तो देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का बेस हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बेस को में यहां पे आपका कोई पॉइंट है ए बी सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट बी ट्वाइस एंड एट पॉइंट सी थ्राइस ऑफ दैट एंगल एट ए। तो 3 पॉइंट एबीसी इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के बेस में एक लाइन, और उस लाइन पर 3 पॉइंट एबीसी। तो ये ले लेता हूं मैं 3 पॉइंट एबीसी, ये होगी 3 पॉइंट एबीसी। क्लियर है? कोई डाउट? और इस तरीके से 3 पॉइंट एबीसी की अगर मैं पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को देखूं, पॉइंट ए से अगर मैं सपोज ऑब्जेक्ट को देखता हूं ये, तो सपोज ये एलिवेशन एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैं पॉइंट बी से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो एलिवेशन एंगल डबल 2 थीटा है। क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट बी पे जो एलिवेशन एंगल है वो ट्वाइस है जो ये पॉइंट ए पे बनता है। क्लियर है? इसी तरीके से यदि मैं पॉइंट सी से इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, पॉइंट सी से ऑब्जेक्ट को देखता हूं, तो पॉइंट सी से एलिवेशन एंगल थ्राइस 3 गुना है, जो कि पॉइंट ए पे बनता है, यानी कि 3 थीटा। सो दिस इज 3 थीटा। क्लियर है? ये 3 थीटा हो जाएगा। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एबी की वैल्यू कितनी दी है? 15 मीटर, तो दिस इज 15, तो ये है आपका 15, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 15। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बीसी किधर क्या? बीसी की वैल्यू कितनी दी है? 9 मीटर, तो बीसी की वैल्यू हो जाएगी 9 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर भाई? समझ में आया? तो आपसे पूछा कि हाइट, ऑब्जेक्ट की जो ये हाइट है स्मॉल एच, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की जो हाइट है स्मॉल एच, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? ये हाइट स्मॉल एच आपको पता है। बहुत ही बढ़िया लॉजिकल और शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं इसको करना कैसे। यहां पे कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि एंगल थीटा को कुछ मान लेते हैं कि 15 डिग्री मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। अपनी मर्जी से 15 30 डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट है एबीसी, वो पॉइंट फिक्स लोकेशन पर होगा कि 15 9 मीटर की डिस्टेंस पर थीटा 2 थीटा 3 थीटा एंगल बने। अपनी मर्जी से एंगल डिसाइड कर पाते तो कहानी कुछ और होती। थीटा एक अलग एंगल का वैल्यू है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा थीटा एंगल 30 45 60 75 ही हो, इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं। समझा कि नहीं? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? पहले तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा के कांसेप्ट को गौर से देखिए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, सपोज ये पॉइंट आपका पी है। अगर मैं ट्रायंगल एबीपी को देखूं, ये थीटा एक्सटीरियर 2 थीटा, तो क्या ये इंटीरियर एंगल ये भी तो थीटा होगा कि नहीं? ये इंटीरियर एंगल ये भी तो थीटा होगा, कोई डाउट इसमें? ये भी थीटा होगा। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल एबीपी है ये क्या बन गया? ये बन गया भाई आपका आइसोसेलेस। अगर एबी 15 है तो बी से पी तक ये डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी आपकी 15 ही होगी। बी से पी तक ये डिस्टेंस ये भी कितना हो गया? आपका 15 होगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? 15 हो गया। क्लियर है भाई? चलिए अब ये 15 है, अगर मैं बात करूं ये 3 थीटा ये 2 थीटा, ये 3 थीटा ये 2 थीटा, ट्रायंगल बीसीपी में कह रहा हूं, ट्रायंगल बीसीपी में 3 थीटा 2 थीटा, तो क्या ये इंटीरियर एंगल ये थीटा नहीं होगा? दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, यहां से सी, क्योंकि ये तो अननोन है, ये तो अननोन है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? अब जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं बीच वाले ट्रायंगल बी क्यू पी, त्रिभुज बी क्यू पी, एंगल में 90 मानता हूं। अगर मैं त्रिभुज बी क्यू पी को गौर से देखूं, जिसमें ये आपका एलिवेशन एंगल 2 थीटा, एलिवेशन एंगल 2 थीटा, इस एंगल 2 थीटा के लिए मुझे पता है क्या है? हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस 15 है, और ये आपका एच है जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैं sin 2 थीटा लगा सकता हूं। अगर मुझे एंगल 2 थीटा का साइन पता लग जाए, sin 2 थीटा वैल्यू, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब sin 2 थीटा कैसे लगाएं, ये यहां पे लॉजिकल बात है कि sin 2 थीटा वैल्यू निकलेगी कैसे, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर मैं ट्रायंगल बीसीपी को, इस ट्रायंगल को बीच वाले को गौर से देखूं, तो इस ट्रायंगल को आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जर्व करने से पता लगता है कि यहां पे डाटा काफी देर का इस एंगल इस साइड 15 के लिए उसके सामने वाला ये जो एंगल है कितना है? -3 थीटा। ये जो एंगल है 180 -3 थीटा का है, दिस एंगल इज 180 -3 थीटा। इस साइड 9 के लिए, बीसी साइड 9 के सामने ये वाला एंगल कितने का है? थीटा डिग्री का। मैं ट्रायंगल बीसीपी में बात कर रहा हूं, अगर ये साइड तुम्हारी 15 है तो उसके सामने एंगल 180 -3 थीटा। अगर ये साइड 9 है तो उसके सामने का एंगल ये कितना है? आपका थीटा है। क्लियर है? तो अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको 2 साइड पता है, उनके सामने का एंगल पता है, तो बेस्ट मेथड उसको सिंपलीफाई करने का साइन रूल। ये बात सभी को समझ में आती है। सो अगर ये तुम्हारी साइड 15 है तो 15 के सामने का एंगल 180 -3 थीटा, तो इसका यदि मैं साइन लूंगा
वैसे मैं सन अलग तरीके से लगाता हूं, जैसे अगर तुम्हारी साइड 15 है और ये तुम्हारी साइड कितनी 9, तो 15/9 साइड 15 के सामने का एंगल है 180 माइनस 3 थीटा, तो इसका साइन लोगे तो साइन 3 थीटा ही आ जाएगा, साइन 3 थीटा ही आ जाएगा, साइन 180 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा होता है। ये साइड 9 है, 9 के सामने का एंगल थीटा है, तो इसका साइन लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? अब देखिए 15/9 तो 3 पंजे 15, 3 3 कितने होंगे 5/3, सो दिस इज 5/3, 5/3। अब देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब है और बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा। भाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आते हो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/3, तो 3 3 9, 9 माइनस 5 यानी कि 4/3, 4/3। 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है तो मुझे बताओ फिर साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हो जाएगा 1/√3, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो साइन थीटा की वैल्यू दोनों तरफ से लोगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आई है, तो थीटा साइन इनवर्स 1/√3 एक फिक्स एंगल है जो कि 30 45 60 बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के हर सवाल में वैल्यू पुटिंग करो, वैल्यू पुटिंग नहीं होती इन सवालों में, क्योंकि ये क्या होते हैं फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग वहां पे होती है जहां पे कोई बात मेंशन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। क्लियर है? तो साइन थीटा बराबर 1/√3 आया, लेकिन मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे तो साइन 2 थीटा चाहिए। अब फिर समस्या है, लेकिन साइन 2 थीटा निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि साइन थीटा 1/√3 है, तो मुझे बताओ कि आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस का रेशियो, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस से हाइपोटेनस का रेशियो। √3 हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 1, तो बेस हो जाएगा 3 - 1 यानी कि √2 और हाइपोटेनस हो जाएगा √3। क्लियर? तो कॉस थीटा हो जाएगा √2/√3, √2/√3। अगर मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने लगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जाएगा, यानी कि 2 × 1/√3 इंटू √2/√3 इंटू √2/√3। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 2 × 1/√3 इंटू √2/√3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2√2/3, 2√2/3, ये आ जाएगी आपकी साइन 2 थीटा के लिए 2√2/3। देख सकते हैं कितना यहां तक सिंपल सा था, लेकिन आपको ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी था। अगर आप पेपर से पहले साल लगाए हुए हो एक बार, तब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन पेपर में इतना सोचना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। तो साइन 2 थीटा के लिए 2√2/3 आ गई। आपसे पूछा है हाइट एच, तो कुछ नहीं करना, ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल मैं बता देता हूं, ये जो मेरे पास 2 थीटा कांटा ट्रायंगल है, दिस वन, इस कांटा ट्रायंगल में देख सकता हूं 2 थीटा। सो एंगल 2 थीटा के यदि मैं साइन लगाऊं तो साइन 2 थीटा बराबर परपेंडिकुलर h बटे हाइपोटेनस कितना है 15। साइन 2 थीटा मुझे पता है कि 2√2/3 मैंने निकाल लिया है, जो कि कितना है h बटे 15 के बराबर। तो 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10 √2 बराबर h। तो हाइट h कितनी आ गई आपकी 10√2, 10√2 आ गई आपकी इस टावर की हाइट, जो कि आपका ये है सेकंड ऑप्शन। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें? तो सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, ठीक है। आपको सवालों को पिक्चर की तरह नहीं देखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, साथ साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। केवल वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता, पलंग पे लेट कर, जब तक आप अपने हाथों से सवाल नहीं बनाओगे, वीडियो मत देखो, अगर अपने हाथ से सीट भी सॉल्व करोगे ना, केवल और केवल सीट भी, तो भी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपके हाथों के नीचे से क्वेश्चन निकल के जाना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा था, वहीं से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट पी, और कैसे आपको इस सवाल को अप्रोच करना है, अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। From a point P, the angle of elevation of a tower is such that its tangent is 3/4. ठीक है? On walking 560 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation of the tower becomes 4/3. ठीक है? तो टावर की तरफ 560 मीटर की दूरी चलने पर अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का जो टेंजेंट है वो कितना हो जाता है 4/3 हो जाता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट आपसे पूछिए, ठीक है। तो यहां पे बच्चे फॉर्मूला लगाने लगते हैं, tan थीटा ये वो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मान के, ऐसा कुछ नहीं करना। इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट है, अगला भी सवाल ऐसा ही, मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, आपको रेशियो का यूज करना होता है ऐसे सवाल में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे कि ये है आपका एक टावर ले लिया मैंने, तो ये हो गया भाई आपका एक टावर, ठीक है। ध्यान से देखना, पूरा डायग्राम का खेल है इसमें, ये हो गया आपका टावर इस तरीके से। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? अब यहां पे टावर फ्रॉम ए पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। तो ये टावर का टॉप हो गया सपोज, क्लियर है। और ये होगी इसकी बेस लाइन, यहां पे ये होगी इसकी बेस लाइन, क्लियर है। और यहां पे इस बेस लाइन में सपोज एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से ये जो है टावर का टॉप, और टावर के टॉप का ये एलिवेशन एंगल सपोज ये थीटा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, ये दे रखा है, क्लियर है। यानी कि देखिए tan थीटा होता क्या है, tan थीटा क्या होता है, ये टावर है ना, दिस इज टावर, क्लियर है। इसको मैं लहरा देता हूं, तो ये टावर है, ये हाइट आपको निकालनी है, क्लियर है, दिस हाइट। अच्छा गौर से देखना, अगर ये थीटा है, tan थीटा 3/4 का, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan थीटा ये अगर परपेंडिकुलर, अगर ये 3 है तो ये बेस तुम्हारा 4 है, ये बेस 4 है। अगर ये 3 है तो बेस तुम्हारा कंप्लीट यहां से यहां तक 4 रेशियो है, ये 4 रेशियो। इतनी बात समझ में आती है सभी को? अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर ये 3 यूनिट है तो बेस तुम्हारा 4 यूनिट है। मतलब इस लेंथ और इस लेंथ का जो रेशियो 3:4 है, वो ये बताना चाह रहा है।
क्लियर है, कोई डाउट है ना? अब अगर मैं पॉइंट पी से 560 मीटर 560 मीटर, अगर मैं पॉइंट पी से यहां से यहां की तरफ चलता हूं 560 मीटर यहां से चला, तो सपोज आप कहां पे आ गए, पॉइंट क्यू पे आ गए, पॉइंट क्यू। अब मैंने पॉइंट क्यू से टावर के टॉप को देखा, तो ये देख रहा हूं मैं टावर के टॉप को टक, तो यहां पे ये एलिवेशन एंगल बना अल्फा, ये बनेगा सारा एलिवेशन एंगल अल्फा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एलिवेशन एंगल का जो टेंजेंट है वो 3/4 से चेंज होकर 4/3 हो जाता है। टेन अल्फा कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो बताइए टावर की हाइट क्या है? अब अगर मैं इस अल्फा ट्रायंगल के लिए देखूं, अगर मैं इस अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल के देखूं, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो इस एंगल अल्फा के लिए ये वाली हाइट क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस क्या है, बेस। तो 10 अल्फा क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बटा बेस। यानी कि अगर ये डिस्टेंस तुम्हारी 4 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस भाई आपकी कितनी है, फिर 3 यूनिट। अगर ये डिस्टेंस तुम्हारी 4 है, तो ये डिस्टेंस 3 है, किसके लिए, एंगल अल्फा के लिए। अगर ये 4 है तो ये 3 है। लेकिन भाई पहले तो ये 3 आ रही थी, 4 आ रही थी, 3 थी और ये 4 थी फर्स्ट वाले केस में, तो ये गड़बड़ होगी। ये 3 आ रहा है और ये 4, तो 3 और 4 को इक्वल इक्वल कर लेते, तो 12 बना लेते। क्या कर लेते, 3 और 4 को इक्वल इक्वल कर लेते, 12 बना लेते। ये लॉजिक है, बड़े आसान समझना। यदि मुझे 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में तो 4 3 12 और हो जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16। बताइए कोई दिक्कत है? tan थीटा 3/4 रखा था, तो 12/16 भी तो 3/4 होता है, 12/16 भी तो 3/4 होता है। अब tan अल्फा 4/3 रखा था, यानी कि ये 4 थी 3 थी। यदि मैं 4 को 12 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा, लेकिन 3 3 9, ये डिस्टेंस आपका 9 हो जाएगा। भाई 12/9 भी तो लेंथ 12/9 भी तो 4/3 ही होता है, तो 12/9 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आप वर्बली दिमाग में सोच सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है, आपसे पूछा टावर की हाइट और सवाल तो खत्म हो चुका है। अगर यहां से आता है कि कंप्लीट डिस्टेंस 16 यूनिट है, ये डिस्टेंस अगर 9 यूनिट है, तो मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस पी क्यू कितना बचा, 7 यूनिट। पी क्यू कितना बचा, 7 यूनिट बचा कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस पूरी बेस लाइन में 16 है, ये 9 है, तो 7 यूनिट बचा। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन, 560 मीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी देगी, 80 मीटर। 1 की वैल्यू कितनी देगी, 80 मीटर। अगर 1 की वैल्यू 80 मीटर है, तो ये डिस्टेंस है कितनी, टावर की हाइट कितनी, 12, तो 12 की वैल्यू कितनी देगी, 12 इंटू 80 यानी कि 960 मीटर। 12 8 96 यानी कि 960 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 960 मीटर, 960 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान है। इस तरीके से आपको ये सवाल को अप्रोच करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर जो 7 है वो इससे पहले पेपर का हुआ सवाल है, और ये क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। गौर से देखेंगे सवाल। At a point on a horizontal line through the base of a monument, the angle of elevation of top of the monument is found to be such that its tangent is equal to 5। ठीक है भाई, ये आपका एक मॉन्यूमेंट, ये स्मारक हो गया, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका एक मॉन्यूमेंट हो गया, कि आपको इस टाइप के सवाल रेशियो से खत्म करने। अभी मॉन्यूमेंट का ये टॉप हो गया, ये तो टॉप है, और ये उसका बेस हो गया। अब इसके बेस में एक ये लाइन हो गई, ठीक है, इसके बेस लाइन ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन में एक पॉइंट पी है। तो सपोज यहां पे कोई पॉइंट पी हो गया। अब इस पॉइंट पी से इस मॉन्यूमेंट की जो टॉप है, टॉप का एलिवेशन एंगल सपोज ये दे रखा आपको थीटा, सपोज एलिवेशन एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट। और ये एंगल थीटा इस तरीके से कि इस एंगल थीटा का जो टेंजेंट है वो 1/5 है। tan थीटा के लिए कितनी है, 1/5 है, सिंपल सी बात। अब इसकी तरफ मॉन्यूमेंट की तरफ कितनी दूरी चलने पर, 138 138 मॉन्यूमेंट की तरफ 138 मीटर जब आप आगे की तरफ चले, तो सपोज आप पॉइंट क्यू पे आ गए, और इस पॉइंट क्यू से इस मॉन्यूमेंट के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है, अब इस पॉइंट क्यू से चेंज होकर सपोज अल्फा हो गया, अल्फा हो गया। क्लियर है? और इस तरीके से चेंज हुआ कि इस एंगल अल्फा के सीकेंट की वैल्यू 138 मीटर मॉन्यूमेंट की तरफ चलने पर एंगल द सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी √193/12। कि इस एंगल का जो सीकेंट है वो कितना है, √193/12, √193/12 है। क्लियर है भाई? तो आपसे पूछा हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट की हाइट, यानी कि ये डिस्टेंस h आपसे पूछिए कि मॉन्यूमेंट की हाइट क्या है। क्लियर है? दिस डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो सेम वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है बस। अगर मैं इस एंगल थीटा के लिए बात करूं, तो एंगल थीटा का टेंजेंट इक्वल टू 5 है। तो अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट सपोज मैं R मान लेता हूं, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं, तो tan थीटा इक्वल टू 5 है, यानी कि अगर हाइट 1 यूनिट है, अगर हाइट 1 यूनिट है, क्लियर है, अगर इसकी हाइट सपोज आपकी 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां पे 5 यूनिट होनी चाहिए। ये डिस्टेंस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, फिर 5 यूनिट होनी चाहिए। भाई tan थीटा का परपेंडिकुलर बटा बेस, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस 5। क्लियर है? नाउ sec अल्फा √ 193/12 दे रखा है, लेकिन हमको sec नहीं, हमको tan चाहिए, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस में ही रिलेशन चाहिए। तो sec अल्फा होता क्या, सभी को पता है कि sec अल्फा होता है हाइपोटेनस बटा बेस। सो अगर मैं टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालने बैठूं, तो परपेंडिकुलर बटा बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो 193 माइनस 12 करोगे 193 माइनस 12 स्क्वायर, तो 193 माइनस 44 कितना आएगा, 49। तो 49 का रूट कितना आएगा, परपेंडिकुलर 7 और बेस तो आपका 12 है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी देगी आपके केस में, 7/12। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा सवाल है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर sec अल्फा √ 193/12 तो हाइपोटेनस बटा बेस दे रखा, तो परपेंडिकुलर निकालोगे, 193 माइनस 144 का रूट 49 का रूट 7/12 आ गया। यानी कि इस एंगल अल्फा के लिए जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर से जो बेस का रेशियो है वो 7/12 है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 7 है तो ये डिस्टेंस 12 यूनिट है। क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन भाई फर्स्ट केस में तो आ रही थी ये 1 और ये 5, और सेकंड केस में 7 और ये 12, तो गड़बड़ है। तो ये 1 और 7 तो बराबर ही होना चाहिए, रेशियो में ऐसे ही तो करते थे कि यूनिट को बराबर कर लेते थे। तो अगर मुझे इस 1 को 7 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। अगर ये 7 है, तो ये भी तुम्हारा 7 से यहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35। फिर 1 और 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके 7/35। मतलब अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस कितना है आपका 35 है।
बेस कितना 35। अगर ये परपेंडिकुलर यहां पे इस केस में 7 है तो तुम्हारा बेस कितना है 12, खत्म। अब सवाल में कोई दम बचा नहीं, सवाल तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अगर ये पूरा कंप्लीट 35 यूनिट है, 12 यूनिट है, तो मुझे बताओ कि पी क्यू की दूरी 35 माइनस 12 कितना होता है 23। कितना बचा भाई 23, 35 माइनस 12, 23 यूनिट के लिए 138 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो यहां से 1 यूनिट के लिए कितने के बराबर आ जाएगी 6 मीटर के, 1 यूनिट के लिए 6 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो आपसे मॉन्यूमेंट की हाइट पूछिए, 7 यूनिट के लिए पूछिए तो 7 यूनिट के लिए 742 मीटर, 42 मीटर के बराबर आ जाएगी। यानी कि सी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 मीटर। क्लियर भाई, सभी को समझ में आया? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस तरीके से आपको रेशियो मेथड से इस सवालों को निपटाना है। इसलिए मैंने एक पैटर्न पर 2 क्वेश्चन ले लिए कि कोई वेरिएशन भी आए तो आप आसानी से बना लोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखना। अभी एसएससी में इस टाइप का सवाल नहीं पूछा है, पर फिर भी मैंने एक सवाल लिया है कि अगर पेपर में से सवाल बना तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ए वर्टिकल टावर AB हैज इट्स एंड A ऑन द ग्राउंड। ठीक है, आपके पास एक वर्टिकल टावर है, तो ये हो गया भाई वर्टिकल टावर, दिस लाइक दैट, ये वर्टिकल टावर हो गया। इस वर्टिकल टावर AB है, तो इसका जो ग्राउंड है वो पॉइंट A है, और जो टॉप हो जाएगा वो B हो जाएगा। सही है ना। लेट्स सी विद द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसका मिड पॉइंट है आपका C, यानी कि AB AC की और BC की वैल्यू बराबर है, मिड पॉइंट है C। एंड P be a point on the ground such that, और इस ग्राउंड लेवल पे यहां पे ये ग्राउंड लेवल हो गया, कोई पॉइंट P है इस तरीके से कि AP बराबर 2AB। ये जो AP की जो वैल्यू है वो AB का डबल है। एंगल BPC इज बीटा, देन फाइंड tan बीटा। tan बीटा आपको निकालना है। तो देखिए अब एंगल BPC कौन सा हो जाएगा, तो अगर मैं P से C को मिलाता हूं, मैं P से किसको मिलाता हूं, B को मिलाता हूं, तो ये एंगल BPC ये जो बन रहा है ना बीच में, ये बन रहा है आपका भाई छोटू एंगल बीटा, ये छोटू एंगल आपका बीटा बन रहा है। तो आपको इसका टेंजेंट बताना है, इसके टेंजेंट के लिए बताना है, tan बीटा आपको बताना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो सिंपल सा, बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे जरा गौर से देखना। क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कि AP जो है AB का डबल है और C जो है AB का मिड पॉइंट है, यानी कि अगर मैं AC को 1 यूनिट मानता हूं तो आपका BC भी 1 यूनिट हो जाएगा। अगर ये आपका 1 है तो आपका BC भी 1, तो पूरा AB कितना हो जाएगा 1 + 1 2। अगर AB 2 है तो 2 दूनी 4, AP की जो वैल्यू है वो फिर कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, AP की जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 4 यूनिट। तो मैंने सबके लेंथ रेशियो निकाल ली कि अगर ये 1 है तो ये 1 है, तो ये कितना है फिर आपका 4। क्लियर है? अगर आपका BC 1 है, आपका CA भी 1 है, तो आपका AP कितना है 4। क्लियर है? सिंपल सी बात। आपको टेंजेंट बीटा चाहिए, तो टेंजेंट बीटा देखिए हवा में तो निकलेगा नहीं, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। मुझे पता है कि ये एंगल कितने का है, ये एंगल 90 डिग्री का। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मान लेता हूं कि ये एंगल यहां से यहां तक आपका अल्फा है, और मैं थोड़ी देर के लिए इस कंप्लीट एंगल को मान लेता हूं कि ये एंगल आपका थीटा है। ये छोटू एंगल जो मान लिया ये मैंने कि ये एंगल आपका अल्फा है, और पूरा कंप्लीट बिग एंगल ये मैंने मान लिया कि ये आपका थीटा है। कौन सा थीटा माना मैंने, ये कंप्लीट यहां से यहां तक, ये BPA, ये सपोज एंगल आपका थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है सभी को ना? अब फायदा क्या होगा कि अगर मैं यहां पे बीटा की बात करूं तो बीटा जो है वो क्या है, पूरा थीटा है छोटू अल्फा, तो बीटा की वैल्यू जो एंगल थीटा माइनस अल्फा के बराबर है। बीटा की जो वैल्यू है वो थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगी कि नहीं। एंगल बीटा जो है पूरा बड़ा एंगल थीटा, उसमें छोटा एंगल अल्फा घटा दीजिए। मुझे चाहिए टेंजेंट बीटा, तो अगर मैं दोनों तरफ से tan लूं तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी, मुझे बताओ क्या, tan थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही जाएगा, ये जाएगा कि नहीं? कोई डाउट है ना? और सिंपल सा, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PAC में बात करूं तो tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बटा बेस कितनी हो जाएगी 1/4। सही है? लेकिन अगर मैं पूरे कंप्लीट बड़े ट्रायंगल में बात करूं तो tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये 2 है और ये 4 है, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। कोई डाउट है इसमें? बताइए, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, एक भी स्टूडेंट को। देखिए इतना मैं डाटा लिखता हूं, तो पेपर में आपको लिखना ही है, तो दिमाग में समझना। मैंने फॉर्मुला भी लिखा है, फॉर्मुला लिखने की जरूरत है कि आपको एग्जाम में नहीं, ये तो आपको समझाने के पर्पस से। ठीक है, चलिए, क्योंकि tan अल्फा बराबर 1/4, tan थीटा 1/2 सीधा सीधा यहां पे रखना है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 बटे 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4। क्लियर है? तो ऊपर अगर मैं 8 एलसीएम लूंगा तो 2 चौक 8 और 4 दूनी 8, तो ऊपर तो आएगा तुम्हारा 1/2 माइनस 1/4, 1/4 यानी कि 2/8। नीचे लूंगा तो 1 प्लस 1/8 यानी कितना आएगा तुम्हारा 9/8, 9/8। क्लियर है? तो 8 से 8 कट जाएगा आपका यहां पे, और ये तुम सॉरी 8 से 8 आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 2/9। सिंपलीफाई करोगे तो इसको सिंपलीफाई करके 2/9 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अरे सिंपल सी बात है ना, 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 होता है 1/4 यानी कि 2/8, और नीचे 1 प्लस 1/8 यानी कि 9/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा आपका 2/9, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो देख सकते हैं एक ही लाइन का सवाल है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें परेशान हो सकते हैं। तो इस टाइप से किसी भी ट्रायंगल में आपको रेशियो, लेंथ का रेशियो देखे, ऐसा नहीं कि ये डाटा हो, और भी डाटा सेट हो सकता है, किसी भी एंगल के टेंजेंट, सेकेंड, कोसेक वैल्यू पूछ सकता है, और ये जो मैंने आपको तरीका बताया सबसे आसान है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? डाउट तो होगा ही, क्यों इंपॉर्टेंट है। सीडीएस के पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, आईएफटी के पेपर में, जेड के पेपर में, हर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बस थोड़ा सा डाटा चेंज होगा, डाटा क्या लेंथ चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। रिसेंटली अभी आईएफटी के पेपर में भी शायद ये सवाल आया है। अभी तक ये सवाल एसएससी के पेपर में नहीं पूछा है, एसएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत बढ़िया अप्रोच बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, गौर से देखना। द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। गौर से देखना, समिट मतलब क्या होता है, शिखर। ठीक है ना? किसी पर्वत के शिखर से किसी पर्वत के शिखर का पाद से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है।
क्लियर है ना। किसी पर्वत के शिखर का पाद से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक माउंटेन, तो ये बन गया आपका पहाड़, गौर से देखना सारा खेल डायग्राम के, तो ये बन गया आपका पहाड़। क्लियर है भाई, चलिए बड़ा सा बनाते हैं। तो पहाड़ हो गया और ये इसका समिट हो गया, इसका शिखर हो गया, पहाड़ की चोटी हो गई शिखर। अब इसके फुट पे यहां पे इसका फुट हो गया पहाड़ का, फुट लेवल पे यहां पे ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट होगा, सपोज कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया पी। अब इस पॉइंट पी से इस माउंटेन के जो समिट है, इसका ये जो टॉप है, इसका एलिवेशन एंगल ये दिया क्वेश्चन में, इतना दिया एलिवेशन एंगल 45। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर है। यहां तक आप देखो, आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अपॉन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहाड़ की तरफ 1 किलोमीटर दूरी चलने पर एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री के ढलान पर, 1 किलोमीटर 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री में बदल जाता है। आपको पहाड़ की तरफ चलना है लेकिन 30 डिग्री के ढलान पर, तो 30 डिग्री के ढलान पर चलोगे तो पॉइंट पी से देखिए आप ऐसे चलोगे, ऐसे ये चलोगे आप इस तरीके से, कोई डाउट किसी को, तो सपोज यहां पे आ जाओगे इस पॉइंट पे, तो ये जो आप एलिवेशन एंगल लेके चले हो ना, ये जिस एंगल पे आप ऊपर की तरफ चले हो, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। सो दिस छोटू एंगल जो आपको ये जो रेड दिखाई दे रहा है, ये आपका 30 डिग्री, क्योंकि आप पहाड़ पर इसके 30 डिग्री के ढलान पर चढ़े हो। कोई डाउट इसमें 30 डिग्री के ढलान पर, क्लियर है, यहां तक समझ में आता है। और पूरा ये जो एंगल है 45 डिग्री। अब सपोज इस तरीके से 30 डिग्री के ढलान पर आप कितनी दूरी चले हो 1 किलोमीटर, तो ये सपोज आप पॉइंट Q पर पहुंच गए और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर है। ये जो कांटा डिस्टेंस है कौन सी वाली, दिस कांटा डिस्टेंस जो येलो येलो जो मैंने की कितनी 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर यहां पे पहुंच गए। अब पॉइंट 2 से इस माउंटेन के जो टॉप का जो एलिवेशन एंगल है समिट का, वो 60 डिग्री चेंज होता है। अब पॉइंट 2 से मैंने अब देखा इस माउंटेन के टॉप को, तो ये जो एलिवेशन एंगल आपको बन रहा है ना, ये एंगल आपका कितने डिग्री का भाई, ये एंगल आपका 60 डिग्री का, दिस एंगल 60 डिग्री। क्लियर। तो आपसे पूछा माउंटेन की हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन, माउंटेन की हाइट क्या है, क्लियर है, ये आपसे पूछा है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे गौर से देखना। चलिए अब ये 1 किलोमीटर है, 60 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर मैं ब्रेक कर करके निकालता हूं, मैंने 60 डिग्री का ट्रायंगल दिया, क्यों दिया है, हर बात का कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, 60 90, ये एंगल कितने का 30 डिग्री का, ये एंगल कितने का 30 डिग्री का, इतनी बात सभी को समझ में आती है, क्लियर है। अब मुझे बताइए कि ये एंगल कितने का, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, ये एंगल पूरा 45 डिग्री का था, तो क्या ये एंगल भी पूरा 45 डिग्री का नहीं होगा, मुझे बताओ भाई। अगर ये पॉइंट P है, सपोज इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लेता हूं, ये 90 है, ये पूरा 45 डिग्री का दिया था, ये भी 45 डिग्री का होगा, 30 है, तो क्या ये जो छोटू एंगल है, ये जो छोटू एंगल है, क्या ये छोटू एंगल आपका 15 डिग्री का नहीं बचेगा, दिस एंगल इज अगेन 15 डिग्री, दिस एंगल इज 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री का है, नीचे भी आ जाइए सेम कहानी, ये एंगल पूरा बड़ा कितने का 45 से छोटू 30, तो जो छोटू एंगल है, जो छोटू एंगल आपको बीच में दिखाई दे रहा था, ये एंगल भी क्या 15 डिग्री का नहीं बचा, दिस एंगल इज अगेन 15 डिग्री, गौर से देखना, दिस एंगल इज अगेन 15 डिग्री। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर का आया हुआ है, तो ये भी 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है, क्लियर है। तो ये 15 ये 15। अगर मैं कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल PQB, त्रिभुज PQB, त्रिभुज PQB को कौन से देखो भाई, ये एक्सटीरियर एंगल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सवाल में अटक जाओ तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पे जरूर ध्यान दिया करो। ये 15 है, ये 15 है, ठीक है, एंगल्स पे। तो ये जो ट्रायंगल PQB क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये भी 15 ये भी 15। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो मुझे बताओ कि अगर PQ 1 किलोमीटर है, तो ये जो Q से B तक की लेंथ है, ये जो Q से ये जो B तक की लेंथ है, ये जो कांटा दूरी है, क्या ये क्या होगी, ये भी तो 1 किलोमीटर होगी, ये क्या होगी, ये भी तो 1 किलोमीटर होगी। कोई डाउट है इसमें किसी को, सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं। ये पॉइंट सी मान लेते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने डिस्टेंस 1 का हाफ यानी कि 1/2 किलोमीटर होगी। ये बात सभी को समझ में आती है भाई, 90 और 30 के सामने 2:1 में लेंथ होती है। अगर 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर, तो 30 डिग्री के सामने उसका हाफ 1/2 किलोमीटर। अगर 30 डिग्री के सामने 1/2 किलोमीटर है, तो 60 डिग्री के सामने 1/2 का √3 टाइम्स, यानी कि ये डिस्टेंस √3/2 किलोमीटर आएगी। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √3/2 किलोमीटर, √3/2 किलोमीटर, क्लियर है। कोई डाउट है। अगर देखिए 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है, तो 30 के सामने 1/2 हाफ होगा, 60 के सामने √3 टाइम्स √3/2 किलोमीटर होगा। आंसर आपका √3/2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये आंसर आपका पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका आंसर पॉसिबल नहीं है, तो निगेटिव ही है, तो निगेटिव ही हो गया। दो आंसर तो आपके खत्म हो गए, √3/2 किलोमीटर, ठीक है। देखिए मैंने कहीं भी कोई पेन नहीं चलाया, बस मैं डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। डायग्राम में मैंने रंग बिरंगा बनाया सन है, तो ये डिस्टेंस है √3/2 किलोमीटर, क्लियर है यहां तक। चलिए अब मुझे ये डिस्टेंस और चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस के लिए है ना ये 1 किलोमीटर 30 डिग्री। अगर मैं यहां से सपोज इस तरीके से परपेंडिकुलर भी डाल दूं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर, ट्रायंगल में इसकी बात करूं, ट्रायंगल PQS की मैं इसकी बात करूं, ट्रायंगल PSQ की, अगर 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर, तो 30 डिग्री के सामने डिस्टेंस 1 किलोमीटर का हाफ कितना होगा, 1/2 किलोमीटर होगा, क्या होगा 1/2 किलोमीटर होगा। अगर ये डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी यहां से यहां तक की, 1/2 किलोमीटर, क्लियर है। कोई डाउट। 90 डिग्री के सामने दी 1 है, तो 30 के सामने उसका हाफ कितना होगा, 1/2 किलोमीटर। अब पूरे माउंटेन की हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दीजिए, √3/2 + 1/2 यानी कि √3 + 1/2 किलोमीटर, √3 + 1/2 किलोमीटर, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3 + 1/2 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। इस सवाल में खास बात यह कि इस सवाल बहुत बार पेपर्स में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के पेपर में नहीं आया है बस। और अगर पेपर में सवाल रिपीट होगा तो सेम डाटा के साथ रिपीट होगा, क्योंकि 45, 30 और 60 पे ही सवाल बन पाएगा, अदरवाइज आप कोई एंगल दूसरा सेट करने की कोशिश करोगे तो सवाल ये सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 15, 75 पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये सवाल इन्हीं एंगल्स पे बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10।
ओके, सवाल नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान सा सवाल है। बैलून वाले सवाल मैं आपको 3-4 कराऊंगा और भी, ठीक है। 2016 मेंस के पेपर में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, वो भी देखेंगे। ए स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। एक गुब्बारा है स्फेरिकल बैलून जो जिसकी रेडियस आर है और वो एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बात का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ये तुम्हारी लिमिट है, ये ऑब्जेक्ट की लिमिट है। तो ऑब्जेक्ट से अगर मैं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख है, तो अगर मैं इस तरीके से मिलाऊं तो ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये इस ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जर्वर की आंख पे बनाया हुआ एंगल है। इतनी तो बात समझ में आती है सभी को, ठीक है। अब ये स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल की रेडियस आपको आर दे रखी है, तो सबसे पहले बनाते हैं हम ये स्फेरिकल बॉल। तो ये हो गया आपकी स्फेरिकल बॉल, क्लियर है ना। अब ये हो जाएगा आपका स्फेरिकल बॉल का सेंटर ओ, ये हो गया सेंटर ओ, क्लियर है। और यहां पे भाई ये हो गया तुम्हारा सपोज ऑब्जर्वर पी, ऑब्जर्वर पी की तुम्हारी आंख होगी, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वर स्फेरिकल बैलून है, इसकी रेडियस आ रही है, ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये ऑब्जर्वर इस बैलून को देखेगा तो मुझे बताइए कैसे देख पाएगा। पॉइंट पी से यहां से ये स्फेयर जो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है, यहां से यहां पे आप इस तरीके से मिलाने की कोशिश करोगे, ये और ये टेंजेंट छूता हुआ जाएगा, इस पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी इसकी, क्लियर है, लाइन ऑफ साइट। पॉइंट पी से अगर तुम यहां से देखोगे गुब्बारे से, तो ये और ये इसको यहां पे इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा, क्लियर है। तो इन दो पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या किया है, ये टच करता जा रहा है। मतलब ऑब्जर्वर को सिर्फ गुब्बारे का ये वाला जो पार्ट है ना, ये दिखाई देगा, ए से बी के बीच में ये जो वाला, ये पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कोई डाउट है, ए से बी तक ये जो है ना, ये वाला आर्क सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ रही है। और ये जो एंगल है कंप्लीट, ये एंगल क्वेश्चन में कितना दिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60, तो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया। अब ये एक सर्कल की फॉर्म में है, अगर मैं इसको 2D में देखूं, सर्कल की फॉर्म में है। मैंने आपको चीज बता रखी है, क्या चीज बता रखी है कि जैसे सपोज कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर से अगर तुम इस तरीके से टेंजेंट लाइन खींचते हो और सेंटर से यदि मिलाते हो तो एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। एंगल क्या हो जाता है तुम्हारा, हाफ हो जाता है। मतलब अगर ऊपर वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाने की वजह से एंगल हाफ हो जाता है। ये तो बात सभी को पता होगी, ठीक है, सर्कल में बताया मैंने। अब क्या बोला है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 60 डिग्री। पॉइंट पी से इसके गुब्बारे के सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और कितनी हाइट पर है, एंड एच इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून। तो ये हो गया तुम्हारा, देखिए ग्राउंड लेवल, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, कोई डाउट है इसमें, ग्राउंड लेवल हो गया। और ग्राउंड लेवल से इसके सेंटर की जो हाइट है, सपोज सेंटर की हाइट ये जो एच है, सेंटर की हाइट ये एच है, क्लियर है। तो ये जो कांटा दूरी है, गौर से देखते रहना, ये कांटा दूरी मैं यहां पे बना दे रहा हूं, दिस कांटा दूरी इच एच, ये हाइट जो है ये आपकी एच है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। और इसके सेंटर का ये जो एलिवेशन एंगल है पॉइंट पी से, यदि मैं ओ को मिलाऊं, इसके सेंटर को मिलाऊं, ये मिल गया ये, एंड दिस एलिवेशन एंगल, ग्रीन में पूरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस एलिवेशन एंगल एंड दिस गो 60 डिग्री, दिस एलिवेशन एंगल इज अगेन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। एच इज द हाइट ऑफ द सेंटर, एच आपकी हाइट है जो आपको दिख रहा है फिगर में। तो आपसे पूछा है एच और आर में क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा। अच्छा, ये जो यहां पे पॉइंट बी पे टच करता है, यदि मैं ओ से बी को मिलाऊंगा तो ये एंगल कितने डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री का जाएगा। ओ से बी को मिलाऊंगा तो एंगल कितने डिग्री का जाएगा, 90 डिग्री का। भाई रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो ये एंगल 90 है। और ओ से बी तक ये क्या है, स्फेरिकल बैलून की रेडियस है, यानी कि स्मॉल आर। सो दिस इज स्मॉल आर, कोई डाउट इसमें। अब मुझे ये पता है कि ये जो स्फेरिकल बैलून है ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये एंगल पूरा 60 था। तो अगर 60 था तो मैंने पॉइंट पीछे सेंटर को मिलाया तो ये हाफ एंगल हो गया, मतलब ऊपर भी 30 और ये भी 30, 30 में डिवाइड हो गया ना, 30 में डिवाइड हो गया, ये भी 30 ये भी 30। कोई डाउट है, क्लियर है, समझ में आया ना। अब जिस ट्रायंगल में बोलूं उसी ट्रायंगल फोकस करना। अगर मैं ट्रायंगल देखता हूं पीबीओ, ये देखो पीबीओ ट्रायंगल, पीबीओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि किस पे राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ये वाला पॉइंट पी क्यों ओ, ये वाला, इसमें ये एंगल 90 डिग्री। इन दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में पीओ जो लेंथ है ये कॉमन है। गौर से सुनना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व करो ट्रायंगल पीबीओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 90। अगर आप ऑब्जर्व करो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू, ये एंगल 90। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लेंथ है पीओ, ये जो लेंथ है पीओ, ये क्या है आपकी कॉमन है, समझ में। तो अगर यहां पे 30 डिग्री के सामने आर है, अगर 30 डिग्री के सामने ये लेंथ आर है, तो मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने ये लेंथ कितनी होगी। अगर 30 डिग्री के सामने आ रहा है तो 90 डिग्री के सामने डिस्टेंस डबल, यानी कि क्या 2r नहीं होगी, मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, अगर 30 डिग्री के सामने आर है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस यानी कि पीओ की जो लेंथ है डबल 2r होगी, 2r आगे लेंथ, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सिंपल सा ना। अब तुम बड़े ट्रायंगल फोकस करो, कौन सा ट्रायंगल पीक्यू, ट्रायंगल पीक्यू 90 डिग्री के सामने यदि 2r है, ये कंप्लीट एंगल 60 है, तो ये छोटू एंगल तुम्हारा 30 है। अगर 90 डिग्री के सामने 2r है तो 30 डिग्री के सामने यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ तुम्हारी स्मॉल आर होगी, ये लेंथ आपकी स्मॉल आर होगी। 90 के सामने 2r तो 30 के सामने कितनी होगी, r होगी, सिंपल सी बात। ट्रायंगल पीक्यू को एक बार और देखो, ट्रायंगल पीक्यू 30 डिग्री के सामने आ रहा है तो 60 डिग्री के सामने जो कंप्लीट डिस्टेंस है h, r का भी √3 टाइम्स यानी कि कितनी होगी, √3r। सो h बराबर कितना का √3r, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। सिंपल सा सवाल है, देख सकते हैं। पहले तो आप छोटे ट्रायंगल पीबीओ में फोकस करो, उसमें ये पीओ लेंथ आ रही है, पीक्यूओ में फोकस करो, उसमें भी पीओ लेंथ आ रही है, दोनों में पीओ कॉमन है, आर और एच में रिलेशन चाहिए। तो 30 डिग्री के सामने आर है तो 90 के सामने कितना होगा, 2r। ट्रायंगल पीक्यू को देखो तो यहां पे 60 डिग्री है, ये 30 के सामने आर है तो 60 के सामने कितना होगा, √3r। तो h बराबर किसका आएगा, √3r के, क्लियर। तो सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं।